नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी, 72 नाम। गडकरी नागपुर, पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से लड़ेंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम करनाल से कैंडिडेट। 2 ईसी की नियुक्ति को लेकर बैठक आज, पीएम की अध्यक्षता में पैनल नाम फाइनल करेगा। ईसी अरुण गोयल ने रिटायरमेंट से पहले इस्तीफा दिया। खड़गे बोले, कांग्रेस के पास खर्च करने के पैसे नहीं, मोदी सरकार अकाउंट फ्रीज कर रही, ऐसे निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएंगे। पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन बांटेंगे। दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। राहुल गांधी आज नासिक में रोड शो करेंगे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजन करेंगे। 3 दिन बाद मुंबई में खत्म होगी न्याय यात्रा। लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार की शाम भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। इसमें 72 नाम हैं। नागपुर से नितिन गडकरी, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को टिकट दिया गया है। एक दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने 2 मार्च को जारी पहली लिस्ट में 16 राज्यों और 2 यूटी से 195 कैंडिडेट्स के नाम जारी किए थे। पहली और दूसरी लिस्ट को मिलाकर पार्टी ने अब तक कुल 267 कैंडिडेट्स के नाम जारी कर दिए हैं। इनमें से 2 कैंडिडेट्स आसनसोल सीट से पवन सिंह और बाराबंकी से उपेंद्र रावत ने नाम वापस ले लिया है। वहीं चुनाव आयोग में इस समय 2 चुनाव आयुक्तों के पद खाली हैं। इन्हें भरे जाने को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की आज बैठक होगी। नियम के मुताबिक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे फरवरी में रिटायर हो गए थे। दूसरे अरुण गोयल ने 8 मार्च की सुबह अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मार्च को स्वीकार कर लिया। लिहाजा 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में इस वक्त सिर्फ सीईसी राजीव कुमार ही हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा, पार्टी इस समय पैसे की कमी से जूझ रही है। कांग्रेस ने जिन बैंक खातों में डोनेशन से मिला पैसा रखा गया था, भाजपा सरकार ने उन अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 फरवरी को 105 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया और बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। इनकम टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस नेता और वकील विवेक तनखा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। बुधवार को कोर्ट ने कांग्रेस के बैंक खातों पर आईटी एक्शन को रोकने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को छोड़ने की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो 1 लाख स्ट्रीट वेंडरों को योजना के तहत लोन भी बांटेंगे। पीएम स्वनिधि स्कीम को 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। देश भर में 62 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वाले लोग 10,978 करोड़ रुपए से अधिक का लोन बांटा जा चुका है। अकेले दिल्ली में लगभग 2 लाख लोन बांटे गए हैं, जिनकी राशि 232 करोड़ रुपए है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को सस्ते ब्याज दर पर 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। लोन के साथ ब्याज पर सब्सिडी भी दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति इस योजना के तहत लिए जाने वाले लोन को समय से पहले चुका देता है तो उसे 7% तक की ब्याज सब्सिडी दी जाती है और साथ ही किसी तरह की पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ती। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतिम चरण में महाराष्ट्र में एंट्री कर चुकी है। आज राहुल नासिक में रोड शो निकालेंगे। इसके बाद दोपहर में किसानों से मुलाकात भी करेंगे। दोपहर में राहुल गांधी नासिक में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन करेंगे। इससे पहले राहुल ने न्याय यात्रा के दौरान देवघर में वैद्यनाथ धाम, वाराणसी में काशी विश्वनाथ और उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी। यात्रा का करीब 6700 किलोमीटर लंबा मार्च 15 मार्च को ठाणे में एंट्री करेगा। ठाणे में प्रवास के दौरान राहुल गांधी मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज और समाज सुधारक बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि देंगे। 16 मार्च को चैत्य भूमि में एक सभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड के मुताबिक यात्रा 17 मार्च को मुंबई में एक रैली के साथ समाप्त होगी। कांग्रेस ने शरद पवार को भी सार्वजनिक बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया है।
वहीं वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए गठित रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय समिति अपने गठन के 5 महीने बाद आज करीब 11 बजे अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपेगी। बताया जा रहा है कि समिति अपनी रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दे सकती है, जिसमें चुनाव कराने की प्रक्रिया और लॉजिस्टिकल मुद्दों पर चर्चा कराने की बात कही जा सकती है। बताया गया है कि समिति का मानना है कि उसके सभी सिफारिशें सार्वजनिक डोमेन में होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर फैसला सरकार ही करे। रिपोर्ट एक साथ चुनाव कराने के लिए जरूरी वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों का भी ब्यौरा दिया जाएगा। इसको लेकर समिति ने अपनी वेबसाइट के जरिए दिए गए फीडबैक और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों सहित तमाम हितधारकों से फीडबैक पर विचार किया जाता है। समिति का गठन पिछले साल सितंबर में किया गया था और इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। समिति राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयोग व अन्य संबंधित हितधारकों के साथ उनके विचार जानने और मामले पर गहन जानकारी एकत्रित करने के लिए परामर्श कर रही थी। समिति के कार्यक्षेत्र में अन्य पहलुओं के अलावा शासन, प्रशासन, राजनीतिक स्थिरता, खर्च और वोटरों की भागीदारी पर चुनावों के संभावित प्रभाव की जांच करना शामिल है। वहीं राजधानी दिल्ली के शास्त्री नगर में आज सुबह 5 बजे एक मकान में भीषण आग लग गई। ये 4 मंजिला की एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग भी है। आगजनी की इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां भेजी गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रेस्क्यू टीमों ने 5 घायलों को हेडगियर अस्पताल में भर्ती करवाया है। उनका वहां इलाज जारी है। घटना शास्त्री नगर की गली नंबर 13 के हाउस नंबर 65 की है। पुलिस को 5 बजे सूचना मिली कि यहाँ 4 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई है। मौके पर पुलिस पहुंची। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई हैं, लेकिन संकरी गली होने के कारण उन्हें अंदर आने में काफी दिक्कतें हुई। जैसे तैसे करके फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मकान तक पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिर रेस्क्यू टीम में मकान के अंदर गई। वहां से 3 पुरुष, 4 महिलाओं और 2 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। सभी को इलाज के लिए हेडगियर अस्पताल में भर्ती कराया है, लेकिन वहां 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि 5 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। मृतकों की पहचान 30 साल के मनोज, 28 साल की सुमन के रूप में हुई है, जबकि 2 छोटे बच्चे भी आगजनी में घटना में मारे गए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।